ये सिस्टम मैंने ऑस्ट्रेलियन हुकूमत के उस अदारे को ऑफर किया जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रेगुलेटर है, जो मैंने यहाँ पे क्लेम किया और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के एक रिस्पॉन्सिबल अदारे को किया। अगर मैं ऐसा ना कर सकूं तो इसकी पेनल्टीज क्या होंगी। फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर देना एक ऑफेंस है जिसकी हैवी पेनल्टीज है। क्या मैं इतना बेवकूफ हो सकता हूँ कि मैं ऐसा क्लेम हुकूमत ऑस्ट्रेलिया के किसी ऐसे अदारे को करूं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में एक्सपर्ट है और वो ना करने की सूरत में मैं अपने आप को $5 लाख की पेनल्टी के लिए इनवाइट कर लूं। पेटेंट करवाना कैसे है, कितने टाइम के लिए वो होता है और उसकी कॉस्ट क्या है। मैं अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करवाता। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आज़म शाहिद और आप देख रहे हैं बेटर पाकिस्तान न्यूज़ एंड व्यूज़, जहां हम बात करेंगे कि हम पाकिस्तान को एक बेहतर पाकिस्तान कैसे बना सकते हैं। एक ऐसा पाकिस्तान जो कि माशी तौर पर एक मजबूत और समाजी तौर पर एक महफूज और जराइम से पाक पाकिस्तान हो। तो इस सिलसिले में पिछली 2 वीडियोज़ में हमने बात की उन सिस्टम्स के बारे में जो पाकिस्तान से करप्शन, टैक्स चोरी और दीगर जराइम को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जो आप लोगों को मेरी इस बात पर यकीन करने के लिए कि पाकिस्तान के मसाइल का हल मुमकिन है और कितनी जल्दी मुमकिन है उसमें काफ़ी मददगार साबित होगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ की मिसालें दूंगा जिनके साथ आप फेमिलियर भी हैं कि कैसे उन सादा से आइडियाज़ ने पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली की बुनियाद रख दी। तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो फेसबुक क्या थी। फेसबुक एक आइडिया थी जिसे 2004 में इसके बनाने वाले ने बतौर स्टूडेंट बनाया और मकसद उसका ये था कि इसके तमाम दोस्त एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ आसानी से एजुकेशनल नोट्स शेयर कर सकें। लेकिन फिर वो आइडिया 2004 से निकला और आज 2020 में दाखिल हो गया और इसके साथ साथ उसने अपने साथ बिलियंस ऑफ लोग, अरबों लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर लिया। और ना सिर्फ बिलियंस ऑफ लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर लिया बल्कि ये प्लेटफॉर्म अब बिजनेस करने का भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया हुआ है, जहां मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजैक्शंस रोजाना की बेस पे। मार्केट प्लेस में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारी चीजें मार्केट प्लेस के ऊपर फरोख्त हो रही हैं। बहुत सारे बिजनेस फेसबुक के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो ये एक आइडिया था, सिंपल सा आइडिया था जो अब अरबों डॉलर की ट्रांजैक्शन माहाना की बेसिस पर या सालाना की बेसिस पर कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें ऊबर, तो ऊबर क्या था। ऊबर भी एक आइडिया था जिसके बनाने वाले ने 2009 में सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी एप्लीकेशन डेवलप की जाए कि मोबाइल का यूजर जहां कहीं भी हो और उसे कोई सफरी सहूलत चाहिए हो तो वो वहीं से सफरी सहूलत हासिल कर सके। तो अब आप ये देखें कि ये आइडिया क्या, इसमें ऐसा टेक्निकल चीज थी, एक आइडिया ही था जो 2009 में उसने कंसीव किया और आज 2020 में ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शन वर्ल्ड वाइड कर रहा है। अगर मैं रोजाना की बेस पर ना करूं तो कम से कम महीने में तो 1 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शन ऊबर की पूरी दुनिया में हो रही होगी जितने मुल्कों में ये चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें अमेजोन की या ईबे की, तो ये भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो सिर्फ एक आइडिया से शुरू है। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें उनकी नहीं थी या कुछ भी अगर मैं कहूँ तो नहीं थी। सिर्फ इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया, लोगों को कन्विंस किया इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए। जब लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के फायदे उठाने शुरू किए तो उनको पता चला कि ये कितना मुफीद प्लेटफॉर्म है। और अब ये प्लेटफॉर्म जिनकी मैंने बात की, फेसबुक हो गया, ऊबर हो गया, अमेजोन हो गया, ईबे हो गया, इन्होंने दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया है, सही मानों में दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया। अब ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा था, इसलिए बता रहा था कि इन सारे आइडियाज में कोई टेक्निकल बात नहीं है, ये सिर्फ सादा से आइडियाज ही थे। लेकिन वो क्लिक किए और उनका लोगों को फायदा हुआ और आज पूरी दुनिया में लोग इन आइडियाज की वजह से फायदे उठा रहे हैं। इसी तरह जो मैंने आइडिया कैश को ट्रेस करने के लिए डिजाइन किया है, अगर मैं किसी अकाउंटेंट को बताऊं या किसी ऐसे शख्स को बताऊं जो इकोनॉमी को जानता है तो उसे 5 मिनट भी ज्यादा हैं इस आइडिया को समझने के लिए और इसे एग्री करने के लिए कि हाँ ये मुमकिन है। तो इसलिए मैं इसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानबूझकर शेयर नहीं कर रहा। और ना करने की वजह यह है कि ये आइडियाज इतने सिंपल होते हैं कि जैसे ही आप किसी के साथ इस आइडिया को शेयर करेंगे तो वो आइडिया फिर आपका नहीं रहा। जिसके पास वसाइल होंगे इस आइडिया को डेवलप करने के, इसके ऊपर काम करने के, वो आपसे पहले वो फायदे हासिल कर लेगा जो आप इस आइडिया को जनरेट करने के साथ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि किसी दूसरे ने आपका वो आइडिया चुरा लिया तो अब आप उस आइडिया से महरूम हो गए, अब वो उसकी मलकियत बन गया। तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ना इन आइडियाज की शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा आइडिया है और इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं।
इसके फायदे ना सिर्फ पाकिस्तान को होंगे बल्कि हर उस मुल्क को होंगे जहां पे कैश की ट्रेसेबिलिटी एक मसला है और कैश की वजह से उस सोसाइटी के अंदर जराइम बढ़ रहे हैं। और इन सिस्टम का सबसे ज्यादा फायदा उन ममालिक को होगा जहां पे करप्शन ज्यादा है, जहां पे टैक्स चोरी ज्यादा है, जहां पे अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी ज्यादा है। और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि इसमें कोई जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इसको नहीं यूज कर सकते, वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको इसका फायदा शायद कुछ कम हो, इसलिए कि उन मुल्कों में टैक्स की चोरी पहले ही कम इस वजह से है कि उनकी बहुत ज्यादा इकोनॉमी पहले ही डॉक्यूमेंटेड है और लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू अपनी खरीदो फरोख्त करते हैं। लेकिन शायद आप लोगों की तसल्ली के लिए इतनी बात काफी ना हो कि भाई ठीक है, वो लोग तो थे, उन्होंने ऐसा आइडिया इन्वेंट किया, उन्होंने कर लिया, अब आप इस आर्गुमेंट को लेके ये कहें कि मैं ये कर सकता हूं और मेरे ऊपर भी यकीन करें, तो ये थोड़ी सी मुश्किल बात है। इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि मैं ये कर सकता हूं, मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं और इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं आज की अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने पाकिस्तान के अलावा ये सिस्टम किस मुल्क को ऑफर किया और ऐसा ना कर पाने की सूरत में इसकी पेनल्टीज क्या होंगी। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये सिस्टम मैंने ऑस्ट्रेलियन हुकूमत के उस अदारे को ऑफर किया जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रेगुलेटर है, तो इसे कहते हैं ऑस्ट्रैक। तो ये सिस्टम मैंने 20/11/2019 को इनको ऑफर किया और उसमें मैंने क्या लिखा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, ये बिल्कुल वही क्लेम्स हैं जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में किए और इसके बाद आने वाली जो इस वीडियो का हिस्सा उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ लोकल कैश ऑस्ट्रेलियन करेंसी इन ऑस्ट्रेलिया, मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इंटरनेशनल करेंसी, फॉरेन करेंसी इन ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो आप इस स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हैं अपनी वीडियो को पॉज करके, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे क्लेम किया और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के एक रिस्पॉन्सिबल अदारे को किया, अगर मैं ऐसा ना कर सकूँ तो इसकी पेनल्टीज क्या होंगी। तो उसके लिए मैंने ये आपके साथ नीचे एक इन्फॉर्मेशन शेयर की है जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स। तो फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर देना एक ऑफेंस है जिसकी हैवी पेनल्टीज हैं। अब वो पेनल्टीज हैं क्या, वो मैं आपको अगली स्लाइड पे दिखाता हूँ। यहाँ अगर आप देखें तो द मैक्सिमम सिविल, पेक्यूनरी एंड क्रिमिनल पेनल्टीज फॉर ए बॉडी कॉर्पोरेट आर द ग्रेटर ऑफ $10 million और बाकी आप नीचे पढ़ सकते हैं। अब अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो कोई ऐसा फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट देता है जिसके जरिए वो कोई ऐसा बेनिफिट लेने की कोशिश करता है जो वो नहीं कर सकता, तो इंडिविजुअल की सूरत में उसके ऊपर जो पेनल्टी है वो $5 लाख की है। तो यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या मैं इतना बेवकूफ़ हो सकता हूँ कि मैं ऐसा क्लेम हुकूमत ऑस्ट्रेलिया के किसी ऐसे अदारे को करूं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में एक्सपर्ट है और वो ना करने की सूरत में मैं अपने आप को $5 लाख की पेनल्टी के लिए इनवाइट कर लूं। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं ये कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं। अब मैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर क्यों नहीं करता सोशल मीडिया पे या इन लोगों के साथ, उसकी एक लंबी तफसील है, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन का मामला है, जो लोग समझते हो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करवाने के बाद आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर लें, उनके साथ भी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन फॉल्स एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट के ऊपर पेनल्टीज, ये इसका लिंक भी मैंने ये यहाँ पे नीचे शेयर किया है जिसको आप रीड कर सकते हैं, ये ब्लू लाइन में। अब यहाँ पे उसी लिंक को जब मैंने खोला है आईपी ऑस्ट्रेलिया को, तो यहाँ पे एक दूसरे लिंक को जो मैंने खोला है, यहाँ पे आप पेटेंट टाइम एंड कॉस्ट जो है वो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने फिर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो आपने आइडिया को पेटेंट करवाना कैसे है, कितने टाइम के लिए वो होता है और उसकी कॉस्ट क्या है, ये मैंने आपके साथ एक प्रिलिमिनरी सी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। आप अगर इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इसका लिंक ये ऊपर भी दिया हुआ है और ये नीचे मैंने यहाँ पे भी दे दिया है। तो इसको आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होती है और ये कितने टाइम के लिए जो है वो सिक्योर किया जाता है। और एक लॉयर से जो मेरी बात हुई, उसने मुझे ये भी बताया कि अगर आप अपने पेटेंट्स को रिन्यू ना करवाएं तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अमूमन जो है वो 18 माह के अंदर ऐसे आइडियाज़ को पब्लिश करने का राइट रखती है और अमूमन कर भी देती है। तो इस वजह से मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि ये एक ऑन गोइंग कॉस्ट बन जाएगी जब तक मुझे इस आइडिया को इस्तेमाल करने का मौका ना मिले किसी गवर्नमेंट के साथ। अब इसके अलावा जो अदर कॉस्ट होती हैं उसमें लीगल कॉस्ट बहुत हैवी कॉस्ट होती हैं। अगर आपने किसी लॉयर को हायर करना है जिसने आपकी पेटेंट एप्लीकेशन तैयार करनी है, तो उनका टाइम की जो कॉस्ट है वो तो एक जो बैरिस्टर लेवल का एक लॉयर है उसकी एक दिन की कॉस्ट $5,000 की होती है कोर्ट में अपीयर होने के लिए। और अगर वो आपके लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करे तो उनको डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के लिए भी वो जो टाइम लेता है उसकी कॉस्ट भी $1,000 या $500 पर आवर की होती है। तो मैं डेफिनेटली वो नहीं खर्च करना चाहता। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ पेटेंटिंग इन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ जो मैं पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल करूंगा उसके अंडर 151 कंट्रीज जो हैं वो कवर होंगे।
लेकिन जो बाकी कंट्रीज कवर नहीं होंगे उनके लिए तो मुझे पेटेंट की अलग से एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, उनकी कॉस्ट अलग से होगी। इसके अलावा अगर वो पेटेंट कहीं लीक हो जाए और कोई दूसरा शख्स क्लेम करे कि ये मेरा आइडिया, उसके साथ डिस्प्यूट करने के लिए जो एसोसिएटेड कॉस्ट होंगी जिस कंट्री के अंदर वो होगी वहां पे भी मुझे केस लड़ना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ जो मेरी पेटेंट एप्लीकेशन होगी उसके साथ भी मुझे अपना केस प्रूव करने के लिए एक लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा और उसकी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कॉस्ट थी, इसलिए मैं इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहता। उसके अलावा जो मेरा टाइम और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जाया होगी इन सारे डिस्प्यूट्स को फाइट करने के लिए, कॉन्टेस्ट करने के लिए, मैं उस सारे झमेले में पड़ना ही नहीं चाहता। तो अब मैं आपको बताता हूं कि मैं अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करवाता। इसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूं, आप उसको जरूर पढ़िएगा, जिसमें ये एक बंदा है जॉन डी स्मिथ। ये जॉन डी स्मिथ जो है ये एक इन्वेंटर है जो बहुत सारी डिफरेंट इन्वेंशंस करता है और उन आइडियाज को पेटेंट करवा के अपनी प्रोडक्ट डेवलप करता है, उसको सेल करता है और उसका कस्टमर ढूंढ के अपना आइडिया उसको बेच देता है। लेकिन इसके साथ क्या हुआ, इसने एक आइडिया पेटेंट करवाया, लेकिन वो आइडिया इसके डेवलप करने से पहले, चीज उसकी डेवलप आइडिया के मुताबिक करने से पहले वो चीज मार्केट में आ गई बिल्कुल उसी तरह। अब इसने जब उस आइडिया को चैलेंज किया कि भाई ये तो मेरा पेटेंट था, ये बंदा कैसे बना लिया, क्या इसने इसका पेटेंट खरीदा था इस आइटम के लिए, तो वो एक लंबा डिस्प्यूट, लेकिन मुख्तसर ये कि उसने 1.2 मिलियन डॉलर के करीब खर्च किए उस पेटेंट के लीक होने को फाइट करने के लिए, लेकिन वो उस केस को विन नहीं कर सकता क्योंकि वो स्टेट के अगेंस्ट लड़ रहा था और स्टेट से जीतना इतना आसान काम नहीं होता। अब ये जो बुक है ये आपको अमेज़न के ऊपर अवेलेबल होगी, $24.95 में ये अवेलेबल है और इसका 4th एडिशन जो है वो जारी हो चुका है। मेरे पास इसका 1st एडिशन पड़ा हुआ है, लेकिन इसके कॉपीराइट्स की वजह से मैं आप लोगों के साथ उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी को क्वेश्चन हो इस बुक के हवाले से, जिसने वो बुक पढ़ी हो इसका 1st एडिशन, तो वो जरूर मेरे साथ शेयर कर सकता है, मैं उनके तमाम सवालों के जवाब दूंगा इस डू नॉट फाइल ए पेटेंट बुक के हवाले से। तो ये बुक जो है इसका लिंक मैंने यहाँ पे ये आपको दिखाया हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पे जो एड्रेस बार है यहाँ पे भी देख सकते हैं और इस बुक को खरीद कर पढ़ भी सकते हैं। और यही एक वजह है कि मैं अपने आइडिया को पेटेंट नहीं करवाना चाहता, कि क्योंकि ये गारंटी नहीं होती कि पेटेंट ऑफिस के अंदर जो आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं वो महफूज रहेगी। क्या उसकी गारंटी है कि आपका लॉयर जिसने वो पेटेंट की एप्लीकेशन तैयार की है वही किसी के साथ आइडिया शेयर ना कर दे। तो ये आइडियाज़ होते हैं बहुत सिंपल, जिन आइडियाज़ की मैंने आपको पहले मिसाल दी, फेसबुक हो गया या ऊबर हो गया या ईबे हो गया या अमेज़न हो गया, ये बड़े सिंपल से आइडिया थे, इनको समझना कितना मुश्किल बात है। इसी तरह जो मेरे आइडियाज़ हैं जो रियल स्टेट वैल्यूएशन के हवाले से, मैं गारंटी करता हूँ कि पूरी दुनिया में उस तरह का सिस्टम नहीं होगा या कैश ट्रैकिंग के हवाले से ऐसा सिस्टम नहीं होगा। तो ये आइडियाज़ अगर मैं किसी जो रेलेवेंट फील्ड का बंदा है उसको समझाने की कोशिश करूं तो उसको समझने में और इसके साथ एग्री करने में 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। तो इस वजह से मैं अपने आइडियाज़ की जो डिटेल्स हैं, सीक्रेट डिटेल्स हैं, वो शेयर नहीं करना चाहता और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करवाने के बाद भी नहीं करना चाहता, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की कॉस्ट और इनकी प्रोटेक्शन भी एक मसला है। ज़रूरी नहीं है कि ये पेटेंट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएं। अब इसके अलावा जो है मैंने सिस्टम हुकूमत पाकिस्तान को भी ऑफर किया और उसमें अगर आप ये देखें तो ये गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिनको मैंने 27 नवंबर 2019 को एक ईमेल भेजी जिसकी कॉपी चेयरमैन FBR को भी की और FBR के दूसरे मेंबर जो हैं इनलैंड रेवेन्यू के उनको भी की। तो इसका जो नतीजा ये निकला कि इन्होंने मुझे जो है उससे ये कह के इनकार कर दिया कि हम इसके ऊपर प्रोसीड नहीं कर सकते, ऑब्जेक्शन कोई नहीं रेज किया। इसकी तफसील मैं आपके साथ एक अलग वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन यहाँ आप सिर्फ ये पढ़ सकते हैं कि जो क्लेम मैंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को किया वही मैंने इनको किया और ये सारी ईमेल में वो सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा एक और जो इनको मैंने कॉन्सेप्ट पेपर भेजा उसमें मैंने क्लियरली लिखा कि प्रॉब्लम्स वी विल रिजॉल्व थ्रू डिमोनेटाइजेशन। इसमें मैंने ये हाईलाइट किए हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन ये वही क्लेम है जो मैंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को भी किए। लेकिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने किस वजह से नहीं किया, उसकी जो मुझे वजह समझ आती है उसकी एक वजह तो यह है कि इनके अपने सिस्टम्स बहुत मजबूत हैं। दूसरा इनका जो सिर्फ एक मसला है वो है कैश की ट्रेसेबिलिटी। लेकिन कैश की ट्रेसेबिलिटी के लिए इनके पास डाटा मैचिंग की सहूलत मौजूद है। अगर कोई बिजनेस आइडेंटिकल बिजनेस है दूसरे बिजनेस से और वो बहुत कम अपनी इनकम रिपोर्ट कर रहा है तो इनके पास चेक्स मौजूद हैं कि वो डिटेक्ट कर सकें कि ये बंदा अंडर डिक्लेरेशन ऑफ कैश इनकम कर रहा है। तो उसको फिर इनके दूसरे रिसर्च टूल्स भी हैं और इन्वेस्टिगेशंस भी इनकी होती हैं ऑन स्पॉट, जिसके ज़रिए वो उन लोगों को पकड़ भी लेते हैं और यहाँ पे जो इंस्पेक्टर वहाँ उसको पकड़ने जाता है वो ख़रीदा नहीं जाता। क्योंकि वो ख़रीदा नहीं जाता तो इसलिए वो बंदा पेनल्टी से बच नहीं पाता। तो इस खौफ से भी बहुत कम लोग टैक्स की चोरी करते हैं। तो इस वजह से शायद उन्होंने मेरे सिस्टम्स के ऊपर मुझे कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान का ये मसला बहुत गंभीर है, इनको ज़रूर करना चाहिए इसके ऊपर
कोई ना कोई अमल दरामद, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। इसके अलावा मैंने इनको ये भी बताया कि पाकिस्तान इन सिस्टम के ज़रिए कितना कम से कम फ़ायदा हासिल करेगा, और अगर पाकिस्तान इतना फ़ायदा ना हासिल कर सके तो मेरे लिए पेनल्टी क्या होगी, वो मैं आपको अगले पेज के ऊपर बताता हूँ। ये मैंने बेनिफिट्स कैलकुलेट किए कैसे किए, इसके ऊपर मैं एक अलहदा सी वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन अगर आप देखना चाहें मुख्तसर तो इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ये हाईलाइटेड पोर्शन जो है ये सेल्फ एक्सप्लेन करेंगे इस स्लाइड को। इसके बाद मैंने इनको एक गारंटी दी, इनको मैंने गारंटी दी कि ये जो सिस्टम मैंने आपको ऑफ़र किए हैं ये 100% काम करेंगे, पेमेंट सोल्यूशन जो हैं, और अगर ये उस तरह से काम ना करें जिस तरह से मैं क्लेम करता हूँ तो मेरी $25 मिलियन की प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस है, जो पाकिस्तानी रुपयों में इस वक्त तकरीबन 2 अरब 75 करोड़ के करीब बनती है। तो अगर मेरी एडवाइस की वजह से आप लोगों को कोई नुकसान हो फाइनेंशियल या अदरवाइज, तो आप मुझे $25 मिलियन के लिए सू कर सकते हैं मेरी प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस के ज़रिए, लेकिन इसका भी कोई जवाब नहीं आया। अब जब मैं इन सब से मायूस हुआ तो मैंने ह्यूमन राइट्स सेल जो है सुप्रीम कोर्ट का, उनको एक एप्लीकेशन दी और उन्हें ये सारी तफसील भेजी, जिसमें कंप्लेंट भेजी हुकूमत पाकिस्तान के अगेंस्ट, FBR और स्टेट बैंक के अगेंस्ट, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ होने वाली कम्युनिकेशन जो थी उसकी तमाम तफसील भेजी, और उसके अलावा अपना जो फाइनेंशियल प्रपोजल था वो भेजा, और उसके अलावा जो डीमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट पेपर था वो भी भेजा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब जो हैं, ये कोरोना आने के बाद उन्होंने अपना ह्यूमन राइट्स सेल जो है उसकी एक्टिविटीज़ को पोस्टपोन कर दिया ताकि कोर्ट के अंदर लोगों का दाखिला कम से कम किया जाए, तो ये भी जो है वो होल्ड पे हो गया। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं उनको मैंने ऑफ़र किया कि जो सीरियस बात है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आखिरी पेज है जहाँ पे मेरे सिग्नेचर भी हैं, और मैंने उनको बताया कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू इंश्योर द एपेक्स कोर्ट दैट आई विल प्रेजेंट माई सेल्फ टू अपीयर बिफोर द कोर्ट टू ब्रीफ अबाउट माई फाइनेंशियल प्रपोजल इफ़ एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये तो मैंने उनको खुलेआम ये ऑफ़र की हुई है कि जब आपको लगे कि मुझे मेरी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है इस सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन के वाले से, या मेरी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं इन पर्सन भी कोर्ट के सामने अपने आप को अपीयर करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। अगर कोई शख्स इतना इन्फ्लुएंस रखता है कि इस एप्लीकेशन के ऊपर कोई अमल दरामद करवा सके, तो इस कंप्लेंट का नंबर जो है जो HR सेल में मौजूद है उसका नंबर है 624M2020। और इसके अलावा इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने का मेरा मकसद ये है ताकि आप लोग जान सकें कि एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में जितना मैं काम कर सकता हूँ इस आइडिया को परसू करके पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मुआशी मसाइल को हल करने के लिए उतना मैं कर रहा हूं और कर चुका हूं। इससे पहले बहुत ज़्यादा कर चुका हूं, जिसकी तफसील मैं आपके साथ अलग वीडियोस में भी शेयर करूंगा। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूं मुझे कुछ समझ नहीं आती, लेकिन आप लोगों को ज़रूर कुछ करना चाहिए क्योंकि ये आप लोगों के मसाइल हैं। अब इन सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से इंडिविजुअली मेरी क्या लिमिटेशन हैं। ये कोई ऐसे सिस्टम नहीं है फेसबुक या eBay या अमेजोन या ऊबर की तरह जिनको मैं इंडिपेंडेंटली बनाऊँ और इम्प्लीमेंट कर दूँ। ये ऐसे सिस्टम है जिनके अंदर हुकूमती इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, क्योंकि मेरे सिस्टम में जो जराइम को रोकने के लिए मैंने डिज़ाइन किया उनका जो फर्स्ट स्टेप है वो है डीमोनेटाइजेशन, कि जो एग्जिस्टिंग करेंसी नोट्स हैं उनको अबेंडन करना और उनके बाद नए करेंसी नोट को इशू करके उनको ट्रेसेबल बनाना। लेकिन जब पुराने करेंसी नोट्स अबेंडन ही नहीं किए जाएंगे, ख़त्म ही नहीं किए जाएंगे, तो मेरा सिस्टम स्टार्ट ही नहीं ले सकता। तो यही मेरी लिमिटेशन है। अगर मैं इस लिमिटेशन को अबूर कर सकता होता तो अब तक मैं ये सिस्टम बना के दुनिया के बहुत सारे ममालिक में बेच चुका होता, लेकिन इसमें हुकूमती इन्वॉल्वमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो अभी तक मुझे ऑस्ट्रेलियन हुकूमत की तरफ से मैंने आपको बता दिया कि क्यों, जो मुझे लगता है क्यों नहीं आई, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से जो है इसमें रुकावटें, उसका मैं अपनी अगली वीडियो में आपके साथ जिक्र करूंगा तफसील के साथ। उम्मीद है कि इसकी इन्फॉर्मेशन को सुनने और देखने के बाद आपको मेरी बातों के अंदर मौजूद हकीकत को तस्लीम करने में काफ़ी आसानी होगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इन सिस्टम्स को पाकिस्तान में मुतारफ करवाने में कौन लोग रुकावट हैं, और मैं आप लोगों के साथ इन लोगों के साथ होने वाली गुफ्तगू और तहरीर कम्युनिकेशन है उसके सबूत शेयर करूंगा ताकि आप लोग जान सकें कि कौन लोग हैं जो आपके मसाइल को हल नहीं करना चाहते। आज की वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए बेटर पाकिस्तान न्यूज़ एंड व्यूज़। अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।